सोचिए, अगर आप हर बार गुस्सा होने की जगह शांति से सोच पाएं, दुख की हालत में भी खुद को संभाल पाएं और जब हालात आपके खिलाफ हों तब भी मुस्कुरा पाएं, तो जिंदगी कितनी आसान और सुकून भरी हो जाएगी। यही तो है भावनाओं पर काबू पाने की ताकत। अक्सर हम अपने मूड के गुलाम बन जाते हैं। कभी छोटी सी बात से चिढ़ जाते हैं तो कभी बिना वजह खुद को बेकार और थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन क्या वाकई हमारी भावनाएं हमारे हालात पर निर्भर करती हैं? नहीं। सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हमारी भावनाओं की जड़ है। अगर हम अपनी सोच को बदलना सीख लें तो भावनाएं भी अपने आप बदलने लगती हैं। यही इस किताब का मकसद है, आपको यह समझाना कि आप अपने इमोशंस के मालिक कैसे बन सकते हैं। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि नकारात्मक सोच और बुरी भावनाओं से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे खुद को रोजाना थोड़ा बेहतर बनाया जाए और कैसे हर दिन भावनात्मक रूप से मजबूत और शांत बना जाए। इस किताब का यह सारांश समरी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो व्यस्त हैं, जो सीधा, आसान और असरदार तरीका चाहते हैं अपने मन को समझने और संभालने का। यहां पर हमने मूल किताब के सबसे जरूरी और काम के हिस्सों को सीधी भाषा में समझाया है ताकि हर कोई इसे पढ़कर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके, चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल, पेरेंट्स या कोई भी जो अपने मन के उतार चढ़ाव से परेशान है। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि आपकी भावनाएं कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे संभाला जा सकता है। कौन सी गलत सोच हमें बार बार दुखी करती है, कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वो शांत और पॉजिटिव बना रहे, और सबसे जरूरी कैसे खुद से प्यार करना सीखा जाए। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। ऐसी शुरुआत जहां आप खुद को समझेंगे, खुद को संभालेंगे और धीरे धीरे अपने इमोशंस को मास्टर कर लेंगे। आपकी जिंदगी की असली ताकत आपके अंदर ही है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और सही दिशा में ले जाने की है। यह किताब आपको उसी रास्ते पर ले चलेगी जहां आपकी भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। चैप्टर 1, द ट्रूथ अबाउट इमोशंस। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी की सच्चाई हैं। अगर हम दुखी हैं तो जरूर कुछ गलत हुआ है, अगर गुस्सा आ रहा है तो सामने वाला गलत होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, फिर भी उनकी भावनाएं अलग होती हैं। एक शांत रहता है, दूसरा परेशान हो जाता है। इसका मतलब साफ है, भावनाएं परिस्थिति की वजह से नहीं बल्कि हमारी सोच की वजह से पैदा होती हैं। भावनाएं हकीकत नहीं होती, वो हमारे जवाब होते हैं, हमारी सोच का नतीजा। जब कोई बात हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं होती तो दिमाग एक सोच बनाता है, यह गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों? और यही सोच दर्द, गुस्से या निराशा में बदल जाती है। यानी हमारी भावनाएं हमारी सोच की कहानी है, न कि सच्चाई की रिपोर्ट। अब फर्क समझिए भावनात्मक जागरूकता और भावनात्मक प्रतिक्रिया में। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने इमोशंस को महसूस करते हैं पर उनसे बहते नहीं। जैसे, हां मुझे गुस्सा आ रहा है, पर फिर भी हम शांत रहते हैं। वहीं जब हम भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो हम इमोशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। गुस्से में चिल्ला देना या डर के मारे कोई गलत फैसला ले लेना। असली ताकत तब आती है जब आप अपने इमोशंस को पहचानते हैं पर उनके गुलाम नहीं बनते। इस जागरूकता से ही असली बदलाव शुरू होता है। सोचिए, अगर हर बार जब आपको बुरा लगे आप खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, तो आप धीरे धीरे अपनी भावनाओं की जड़ तक पहुंच जाएंगे। और जब जड़ दिखने लगे तो उसे ठीक करना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब कोई भावना उठे, उसे दबाइए मत, भागिए मत, बस उसे देखिए, समझिए और खुद से सवाल कीजिए। यही पहला कदम है अपने मन के मास्टर बनने की तरफ। चैप्टर 2, द रूट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। हम जब भी अंदर से टूटे हुए, चिढ़े हुए या दुखी महसूस करते हैं तो अक्सर ऊपर ऊपर की वजहें ही नजर आती हैं, जैसे किसी ने कुछ बुरा कह दिया, प्लान फेल हो गया या जिंदगी हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चल रही। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो हमें पता चलता है कि नकारात्मक भावनाओं की असली जड़ हमारे अंदर ही छिपी होती है। हमारी सोच, हमारे विश्वास और वो उम्मीदें
जो हमने चुपचाप अपने मन में पाल रखी हैं। हर इंसान के अंदर कुछ कोर बिलीफ्स होते हैं, जैसे मुझे सबको खुश रखना है, अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, या मुझे हर हाल में सफल होना चाहिए। ये विश्वास दिखते नहीं, पर हमारी हर सोच और हर भावना की नींव बनते हैं। जब ये विश्वास या उम्मीदें टूटती हैं तो हमारे अंदर तकलीफ उठती है, कभी गुस्से के रूप में, कभी दुख या डर के रूप में। और जब हम इन भावनाओं को स्वीकार करने की बजाय उनसे लड़ने लगते हैं तो तकलीफ और भी बढ़ जाती है। हम कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, या मैं कमजोर लग रहा हूं। और बस यहीं से शुरू होता है एक आंतरिक संघर्ष। याद रखिए, जिस इमोशन को आप जितना दबाएंगे वो उतना ही जोर से लौटेगा। जैसे बंद बोतल में गैस भरते जाओ तो एक दिन वो फट ही जाएगी। ठीक वैसे ही भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, वे अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचाती हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसके साथ ही एक और बड़ी वजह है हमारी अनपूरी जरूरतें और डर, जैसे हमें प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जब हमें लगता है कि ये चीजें हमें नहीं मिल रही तो हमारे अंदर डर पैदा होता है, और फिर वो डर नकारात्मक इमोशंस बनकर बाहर आता है। कई बार हम जिस पर सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, असल में उसी से सबसे ज्यादा अपनापन और समझ की उम्मीद कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप वाकई अपनी भावनाओं को समझना और संभालना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी अनकही उम्मीदों को पहचानना होगा। खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी भावनाओं से लड़ रहा हूं? क्या मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही? क्या मैं खुद से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाए बैठा हूं? जब आप ये समझने लगते हैं तो आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आपके लिए गाइड बन जाती हैं, जो आपको दिखाती हैं कि आपके अंदर क्या ठीक करने की जरूरत है। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग द थॉट इमोशन लूप। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार बिना किसी वजह के ही आपका मूड खराब हो जाता है, या किसी ने हल्की सी बात कही और आप अंदर तक आहत हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? असल में यह सब होता है सोच और भावना के लगातार चलते रहने वाले एक ऑटोमेटिक चक्र की वजह से। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस चक्र को पहचानते नहीं, तब तक हम उसके गुलाम बने रहते हैं। हमारे मन में हर दिन हजारों ऑटोमेटिक थॉट्स, अपने आप उठने वाले विचार आते हैं। ये सोच इतनी जल्दी और इतनी आदत में बदल चुकी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे ही कोई स्थिति आती है, दिमाग बिना रुके एक कहानी बुनता है। वो मुझसे नाराज है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अच्छा नहीं हूं, और ये सोचें तुरंत भावनाएं पैदा करती हैं, डर, शर्म, गुस्सा या दुख। अब फर्क जानिए ऑटोमेटिक थिंकिंग और कॉन्शियस थिंकिंग में। ऑटोमेटिक सोच बिना सोचे समझे आदत के हिसाब से चलती है, इसमें हम बस रिएक्ट करते हैं। वहीं कॉन्शियस थिंकिंग यानी जागरूक सोच वो होती है जहां हम अपनी सोच को पकड़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या यह सच है? क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है? यही जागरूकता हमें उस चक्र को तोड़ने की ताकत देती है। अब सवाल उठता है, हम इन गलत सोच के पैटर्न को पहचानें कैसे? सबसे पहले, जब भी कोई भावना बार बार लौट कर आ रही हो, जैसे बार बार डर लगना, बार बार नीचा महसूस करना, तो रुकिए और सोचिए कि उसके पीछे कौन सी सोच बार बार आ रही है। क्या आप बार बार खुद को दोषी ठहरा रहे हैं? क्या आप बार बार सबसे बुरा सोचने की आदत में हैं? जैसे ही आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, आपने आधी लड़ाई जीत ली। इस चक्र को तोड़ने का पहला और सबसे जरूरी तरीका है अवेयरनेस, यानी होश में आना। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए तो उससे बह जाने की बजाय उसे बाहर से देखने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप अपने ही मन की बातें किसी और की जुबानी सुन रहे हों। खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या मैं इस सोच के अलावा कुछ और सोच सकता हूं? ऐसा करते करते आपका मन एक नई आदत बनाता है, सोच को जांचने और समझने की आदत, न कि बस रिएक्ट करने की। याद रखिए, आपका मन एक मशीन की तरह है, आप जो फीड करेंगे वही वो बनाएगा। अगर आप डर और शक भरते रहेंगे
तो वो और भी डर और परेशानी पैदा करेगा। लेकिन अगर आप उसे ध्यान, जागरूकता और पॉजिटिव सोच से भरेंगे तो वो शांति और आत्मविश्वास पैदा करेगा। और ये सब शुरू होता है एक छोटे से कदम से। अपनी सोच को देखना शुरू कीजिए। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ इमोशनल बैगेज। हर इंसान अपने भीतर कुछ न कुछ लेकर चल रहा होता है। बचपन की कोई बात, किसी का ताना, कोई टूटा रिश्ता, कोई असफलता या ऐसा कुछ जो वक्त के साथ बीत तो गया लेकिन मन के अंदर आज भी जिंदा है। इसे ही कहते हैं भावनात्मक बोझ, इमोशनल बैगेज। ये बोझ दिखता नहीं, लेकिन हर रोज हमारे मन को थोड़ा और भारी कर देता है। और जब मन भारी होता है तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। हम अटके रह जाते हैं उन्हीं पुरानी सोचों, पुराने गुस्से, पुराने दुख में। और सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं भूल जाओ, अब क्या फर्क पड़ता है, या मैं तो ठीक हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि दबी हुई भावनाएं कभी नहीं मरती। वो बस अंदर जमा होती रहती हैं और फिर किसी न किसी रूप में बाहर फूटती हैं। गुस्से, चिड़चिड़ेपन, थकान या तनाव के रूप में। इसलिए पहला कदम यह है कि हम माने हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे हमने कब का दबा दिया है, लेकिन अब उसे बाहर लाना जरूरी है। और बाहर लाने का तरीका है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तभी उनका असर कम होने लगता है। मान लीजिए आपको किसी बात पर बहुत गुस्सा आता है। उस गुस्से से भागने की जगह खुद से कहिए, हां मैं गुस्सा हूं और ये ठीक है। ऐसा करने से आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब कोई उसे सुन रहा है। भावनाओं को बाहर निकालने का मतलब यह नहीं कि आप उन्हें दूसरों पर फेंक दें, बल्कि उन्हें खुद समझें, महसूस करें और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। अब सवाल है कैसे छोड़ें? इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार अभ्यास हैं। जर्नलिंग करें। हर दिन बस 5 से 10 मिनट लिखें कि आज आपने क्या महसूस किया और क्यों। जैसे ही आप अपने इमोशंस को शब्दों में लिखते हैं, उनका बोझ कम होने लगता है। डीप ब्रीदिंग और ध्यान, गहरी सांस लेना और कुछ देर शांति से बैठना आपके अंदर जमी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करता है। फिजिकल मूवमेंट, दौड़ना, टहलना या एक्सरसाइज करना भी पुराने तनाव को बाहर निकालने का एक जबरदस्त तरीका है। रोने देना, हां, अगर कभी मन हो तो खुद को रोने की भी इजाजत दें। रोना कमजोरी नहीं, भावनात्मक सफाई है। याद रखिए, जब तक आप अपने पुराने इमोशनल बोझ को छोड़ते नहीं, तब तक नई खुशियां आपके अंदर पूरी तरह उतर नहीं पाएंगी। जैसे पुराना सामान हटाए बिना नया फर्नीचर नहीं रखा जा सकता, वैसे ही पुराने इमोशंस को छोड़े बिना नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। तो आज से शुरू कीजिए खुद से ईमानदारी से बात करना, अपने दिल की सुनना और धीरे धीरे उस बोझ को छोड़ना जो अब आपके किसी काम का नहीं। चैप्टर 5, मैनेजिंग योर मेंटल फोकस। ध्यान की शक्ति वह गहना है जिसे सही दिशा में लगाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम अपनी ऊर्जा को केवल नकारात्मक या चिंता करने वाली चीजों पर लगाते हैं तो वही हमारे जीवन में बढ़ती है। लेकिन जब हम अपना ध्यान सकारात्मकता, लक्ष्यों और आत्मविश्वास पर केंद्रित करते हैं तो हम खुद को बेहतर और अधिक सक्षम महसूस करते हैं। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि आप जहां ध्यान देंगे वही चीजें आपकी वास्तविकता बन जाएंगी। जब आप अपनी मानसिक स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। हमारे दिमाग की शक्तियां और सोच हमारे वातावरण और परिस्थितियों को एक नए तरीके से देखने में मदद कर सकती हैं। जैसे जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम उसे एक चुनौती की तरह देख सकते हैं, न कि संकट के रूप में। इस बदलाव को रिफ्रेमिंग कहा जाता है। मतलब है जो स्थिति आपके सामने है उसे किसी नए दृष्टिकोण से देखना। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा दिन है जब काम का बोझ बहुत ज्यादा है और तनाव भी महसूस हो रहा है। इस स्थिति को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक यह कि आप बुरी तरह से थक गए हैं और तनाव में हैं, या दूसरा यह कि यह दिन आपके लिए एक चुनौती है जो आपकी कार्यकुशलता और समय प्रबंधन की क्षमता को साबित करेगा। यह बदलाव सिर्फ सोच का नहीं,
बल्कि आपके समग्र जीवन के दृष्टिकोण का है। जब आप चीजों को नए नजरिए से देखते हैं तो आपके सामने नए समाधान आते हैं और आपका मानसिक ध्यान सकारात्मक रूप से विकसित होता है। हमारे जीवन में आभार का बहुत महत्व है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभारी होते हैं तो हम सकारात्मकता को और अधिक आकर्षित करते हैं। आभार हमारे मस्तिष्क को कृतज्ञता की दिशा में प्रशिक्षित करता है और हमारी मानसिक ऊर्जा को एक स्थिर और सकारात्मक प्रवाह में बदलता है। वर्तमान में जीना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमेशा भविष्य या अतीत के बारे में सोचते रहते हैं तो आप कभी भी वर्तमान को सही तरीके से अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने आसपास की चीजों, लोगों और घटनाओं पर ध्यान देते हैं तो आपका मानसिक ध्यान उस पल में केंद्रित रहता है और आप अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हैं। और फिर भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने की कला है। जब आपके पास एक स्पष्ट विजन है कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आपका मानसिक ध्यान स्वचालित रूप से उस दिशा में प्रवृत्त होता है। भविष्य को सकारात्मक रूप से देखना और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से सेट करना आपके मानसिक ध्यान को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में हम देख चुके हैं कि मानसिक ध्यान को सही दिशा में कैसे लगाया जा सकता है। सही मानसिक ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन की परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, आभार की भावना से अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं और अपने भविष्य को एक स्पष्ट दिशा में ढाल सकते हैं। जब आप इन सरल मगर प्रभावी रणनीतियों का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सफलता के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। चैप्टर 6, बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब भावनात्मक तूफान उठते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत समस्याएं हों, काम का दबाव हो या कोई अन्य तनावपूर्ण स्थिति हो। इन सब का सामना करने के लिए हमें अपनी भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस को मजबूत करना होता है। भावनात्मक लचीलापन वह शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने और आगे बढ़ने की क्षमता देती है। जब आप एक भावनात्मक तूफान का सामना करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि खुद को शांत रखना और खुद से जुड़ा रहना बेहद जरूरी है। एक गहरी सांस लें, अपनी भावनाओं को पहचानें और खुद को यह याद दिलाएं कि यह स्थिति अस्थायी है। जैसे ही आप अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकारने में सक्षम होंगे, आप उन्हें नियंत्रित करने में भी सक्षम हो जाएंगे। भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने आप को शांत रखना कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि यह एक नियमित अभ्यास है। हर दिन कुछ सरल अभ्यास करके हम अपने भावनात्मक नियंत्रण को बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, सतर्कता। अभ्यास आपके दिमाग को शांत करने और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यह तकनीकें आपको अपने विचारों और भावनाओं से जुड़ा रखने में मदद करती हैं, ताकि आप किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में संतुलित रह सकें। अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारने से आप उन पर नियंत्रण पा सकते हैं और खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जर्नलिंग करने से यह साफ होता है कि आपकी चिंता या तनाव का कारण क्या है और आप बेहतर तरीके से उसे प्रबंधित कर सकते हैं। अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने और खुद को सकारात्मक रूप से देखना भी भावनात्मक नियंत्रण के लिए जरूरी है। आप दिन की शुरुआत सकारात्मक कथनों के साथ कर सकते हैं, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं शांत हूं, मैं इस स्थिति को पार करूंगा। भावनात्मक लचीलापन केवल मानसिक प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक गहरा संबंध है। जब आपका शरीर ठीक से काम करता है तो आपकी भावनाएं भी स्थिर और संतुलित रहती हैं। एक सुसंगत दिनचर्या, रूटीन बनाने से आपको मानसिक शांति मिलती है। यह आपके दिन को संरचित करता है, जिससे आप हर दिन तनाव और चिंता से बच सकते हैं। एक अच्छी दिनचर्या में उचित समय पर भोजन, व्यायाम, विश्राम और काम को संतुलित करना जरूरी है। जब आप थके होते हैं तो आपकी भावनाएं आसानी से बेकाबू हो सकती हैं। इसलिए पर्याप्त नींद लेना और खुद को विश्राम देने के लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। नींद आपके शरीर और दिमाग को पुनः सक्रिय करती है, जिससे आप भावनात्मक रूप से अधिक सशक्त महसूस करते हैं। शारीरिक व्यायाम
जैसे योग, दौड़ना, तैराकी या किसी भी अन्य प्रकार की शारीरिक गतिविधि से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह न केवल आपकी शारीरिक ताकत को बढ़ाता है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिरता को भी मजबूत करता है। भावनात्मक लचीलापन वह शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह एक अभ्यास है जिसे हर दिन सीखने और सुधारने की आवश्यकता होती है। मानसिक और शारीरिक भलाई, सही दिनचर्या, विश्राम और खुद को समझने की क्षमता इस यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जब आप इन सरल लेकिन प्रभावी रणनीतियों का पालन करते हैं, तो आप हर भावनात्मक तूफान को आसानी से पार कर सकते हैं और अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। चैप्टर 7, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज टू मास्टर योर इमोशंस। भावनाओं पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब आप सही उपकरणों और रणनीतियों का उपयोग करते हैं, तो यह एक शक्ति बन सकता है। इस अध्याय में हम उन प्रभावी उपकरणों और तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने, नियंत्रित करने और उनकी दिशा को सही रखने में मदद करेंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी देर के लिए चिंतित या भावनात्मक रूप से परेशान हैं, बल्कि यह है कि आप उस स्थिति से कैसे उभरते हैं। जब भी आप किसी कठिन भावना का सामना करें, ये त्वरित उपकरण आपको तुरंत शांत करने में मदद कर सकते हैं। जर्नलिंग, राइटिंग। अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारने से आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और मानसिक रूप से हल्का महसूस कर सकते हैं। जर्नलिंग से आप अपनी चिंता और भावनाओं को समझ सकते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। बस कुछ मिनटों का लेखन आपके दिमाग को शांत करने में मदद कर सकता है। गहरी सांस लेना, ब्रीदिंग। जब आप तनाव या चिंता महसूस करें, तो गहरी सांस लेने की प्रक्रिया को अपनाएं। इससे आपका शरीर और मस्तिष्क शांत हो जाते हैं और आप अपने विचारों पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। एक सरल अभ्यास है। गहरी सांस लें, उसे 5 सेकंड तक रोके रखें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। मेंटल रीसेट। यह एक तकनीक है जिसमें आप अपनी सोच को पूरी तरह से बदल देते हैं। जैसे ही आप नकारात्मक या तनावपूर्ण विचारों में फंसे हों, उन्हें पहचानकर तुरंत किसी सकारात्मक सोच या गतिविधि में बदल लें। उदाहरण के लिए, आप अपने आसपास की सुंदरता को देखें, किसी अच्छे पल को याद करें या किसी अच्छे संगीत को सुनें। हमारे जीवन में बहुत से लोग और स्थितियां होती हैं जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। अगर हम अपनी सीमाएं तय नहीं करते, तो हम अपनी ऊर्जा और भावनाओं को दूसरों के हाथों में छोड़ देते हैं। यह जरूरी है कि हम अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करें और खुद के लिए सीमा तय करें। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों के साथ स्वस्थ सीमाएं बनाएं। जब हमें कोई नुकसान पहुंचाता है या हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो हमें उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हम क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। यह हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। हमें अपनी भावनात्मक ऊर्जा की अहमियत समझनी चाहिए। कभी कभी हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह व्यक्ति या स्थिति मेरी ऊर्जा को बढ़ा रही है या घटा रही है? यदि यह घटा रही है, तो हमें अपनी सीमाएं स्पष्ट करनी चाहिए और ऐसे वातावरण से बाहर निकलना चाहिए जो हमारी मानसिक शांति को बाधित करता है। अपने भावनाओं पर काबू पाना सिर्फ तात्कालिक समाधानों से नहीं होता, बल्कि यह दीर्घकालिक मानसिकता में बदलाव पर निर्भर करता है। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि हम अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए हमें मानसिकता में बदलाव करना होगा। हमें यह समझना होगा कि कोई भी स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, एक अवसर भी हो सकता है सीखने और बढ़ने के लिए। इस तरह के दृष्टिकोण से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से घटती हैं और हमें उनका सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। खुद को समझने और पहचानने की प्रक्रिया हमेशा जारी रखनी चाहिए।
जब आप अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं तो आप उनसे अधिक प्रभावी तरीके से निपट सकते हैं। यह आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने और जीवन के प्रति एक स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करेगा। अपने भावनाओं पर काबू पाना और उनका सही दिशा में प्रयोग करना एक निरंतर अभ्यास है। त्वरित उपकरणों, सीमाएं स्थापित करने और मानसिकता में बदलाव से हम अपनी भावनाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में अधिक संतुलन और खुशियां भी मिलती हैं। चैप्टर 8, लिविंग इंटेंशनली एंड इमोशनली फ्री। हम सभी का जीवन किसी न किसी रूप में तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू पा सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे अपने भावनात्मक वातावरण को डिजाइन करके प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रतिक्रियाएं चुनकर और खुद को एक निरीक्षक के रूप में स्थापित करके हम एक सशक्त और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। हमारा भावनात्मक वातावरण वह स्थिति है जिसमें हम रहते हैं। यह हमारे आसपास के लोग, हमारे विचार और हमारे कार्यों द्वारा प्रभावित होता है। जब हम अपने भावनात्मक वातावरण को सजगता से डिजाइन करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, खुशी और संतुलन ला सकते हैं। सकारात्मक वातावरण बनाना। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को सजगता से चुनना होगा। यह न केवल आपके घर और कार्यस्थल की बात है, बल्कि यह आपके विचारों और आपकी मानसिक स्थिति से भी जुड़ा है। आप उन चीजों, विचारों और लोगों को चुन सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपकी भावनाओं को सशक्त बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति या स्थिति आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, तो आपको उसे अपनी जीवन से बाहर करने की आवश्यकता हो सकती है। सकारात्मक आदतें और दिनचर्या। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक आदत से करें, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग या एक अच्छी किताब पढ़ना। जब आप दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और आदतों से करते हैं, तो आपका भावनात्मक वातावरण पहले से ही सकारात्मक और सशक्त होता है। हमारे सामने जब कोई कठिन स्थिति आती है, तो हमारी पहली प्रवृत्ति यह होती है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया दें। लेकिन अगर हम इस स्थिति को एक पल के लिए रुककर सोचने का अवसर दें, तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यही प्रक्रिया हमें भावनात्मक स्वतंत्रता और मानसिक शक्ति प्रदान करती है। जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं, तो तुरंत गुस्सा या घबराहट में आना आसान होता है, लेकिन इससे केवल नकारात्मकता और समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके बजाय खुद से यह सवाल करें, इस परिस्थिति में मेरी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी? जब आप इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति का समाधान कर सकते हैं। हर स्थिति में एक से अधिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम किस विकल्प को चुनते हैं। नकारात्मक विचारों या भावनाओं की बजाय आप सकारात्मक और सशक्त प्रतिक्रियाओं को चुन सकते हैं। इससे न केवल आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बल्कि आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संवाद और जुड़ाव भी कर सकते हैं। हम में से कई लोग खुद को उस स्थिति का शिकार मानते हैं जिसमें वे होते हैं। हम खुद को हर बार कठिनाइयों का सामना करने वाला पीड़ित महसूस करते हैं। लेकिन जब हम खुद को एक निरीक्षक की तरह देखते हैं, तो हम उन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं और उनकी असलियत को समझ सकते हैं। जब हम किसी घटना या व्यक्ति के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम अक्सर अपनी भावनाओं से बंधे होते हैं। यदि हम खुद को एक निरीक्षक के रूप में देखें, तो हम यह देख सकते हैं कि वह स्थिति वास्तव में कैसी है और हमारा दिमाग उस पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। यह मानसिक बदलाव हमें बाहरी घटनाओं से अलग रखता है और हमें अधिक नियंत्रण में महसूस कराता है। किसी भी स्थिति में हम यह तय कर सकते हैं कि हम उसका शिकार हैं या हम उसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। जब हम खुद को शिकार के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन जब हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। निरीक्षक की तरह रहने का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले संघर्ष करें। यह सोचें कि आप एक टीम के सदस्य हैं
और आप अपने खुद के भावनात्मक कोच हैं। इस दृष्टिकोण से आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना सशक्त रूप से कर सकते हैं। सजगता से जीवन जीने का मतलब केवल यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन्हें समझें और एक जानबूझकर प्रतिक्रिया के रूप में उनका सामना करें। जब हम अपने भावनात्मक वातावरण को डिजाइन करते हैं, प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रतिक्रिया चुनते हैं और निरीक्षक के रूप में स्थिति को देखते हैं, तो हम एक भावनात्मक रूप से स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। यह जीवन हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने का अवसर देता है, जिससे हम किसी भी स्थिति में स्थिर और सशक्त रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझ गए हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हम अपने इमोशंस को पहचानेंगे और उनके प्रति संवेदनशील होंगे, उतना ही हम उन्हें प्रभावी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। थिबोट म्यूरिस की यह किताब हमें सिखाती है कि इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें समझकर और उनसे सही तरीके से निपटकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, इमोशंस हमसे नहीं, बल्कि हम अपने इमोशंस से शासित होते हैं। इस किताब के विचारों को अपनाकर आप अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास इस बारे में कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और अपने इमोशंस को मास्टर करें।